के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी, आदरणीय इला घोष जी, मेरी गुरु माँ, मेरी प्राध्यापिका, जिनसे जीवन का ज्ञान पाया है, केवल किताबी शिक्षा नहीं, ऐसी ही आदरणीय प्रोफेसर रमा जी, मंच पर विराजमान मीना प्रजापति जी, सांत्वना श्रीकांत जी और लिली मित्रा जी, सबसे पहले अश्रुतपूर्वा के इस निमंत्रण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी आदरणीय मैम के साथ मुझे मंच साझा करने का मौका दिया और नारी की यात्रा वैदिक युग से आधुनिक युग तक इस विषय पर बात करने का अवसर दिया। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब अमृत की बात होती है तो मंथन की बात होती है। निश्चित तौर पर जीवन है तो संघर्ष है, समस्याएं हैं, और संघर्ष और समस्याएं हैं तो द्वंद्व है, विचार है। लेकिन उन द्वंद्व, विचारों, समस्याओं और संघर्षों के बाद मुझे लगता है कि आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाते समय जब हम स्त्री की बात कर रहे हैं, तब ये विषय नारी की यात्रा वैदिक युग से आधुनिक युग तक बहुत ज्यादा समकालीन हो जाता है, जहां एक बार हमें फिर से वेदों से लेकर आज के दौर की नारी कहां पहुंची है उस दिशा को पहचानना है। क्योंकि आमतौर पर जब भी हम नारी से जुड़े सवालों पर बात करते हैं तो हम गोल गोल घनचक्री की तरह घूमते रहते हैं। कभी हमारे सामने ये सवाल आता है कि नारी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, कभी हमें लगता है कि नहीं, नारी तो जो है वो बहुत सारी समस्याओं के घेरे में कहीं खड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो दौर है, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, तो इस दौर में नारी से जुड़े हुए सवालों पर भी बड़े पुख्ता ढंग से उसकी दिशा को निर्धारित करने वाले रूप में बातचीत होनी चाहिए। नारी की यात्रा वैदिक युग से आधुनिक युग तक उसकी मूल भित्ति नारी, उसका जीवन और उस जीवन की समस्याओं पर टिका है, जो राजनीति, परिवार, समाज, इन सबकी परिसीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग करता है। हालांकि ये पुनर्निर्धारण नारी के अपने यथार्थ, उसकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सच्चाइयों के बीच से गुजरे बिना संभव नहीं। आज इस निर्धारण को नारी का विकास कहा जा रहा है, लेकिन विकास का नियम भी अपनी जड़ें छोड़कर नहीं चलता। एक पौधा भोजन के लिए अपनी ही जमीन को वापस जाता है और वहीं से पनपने का आधार पाता है। मुख्य बात यह है कि कहीं वो अपनी जमीन में डूब तो नहीं जाता, या वो अपनी परिस्थितियों का योग्यता से अतिक्रमण कर पा रहा है या नहीं। यहाँ अतिक्रमण से तात्पर्य स्व अनुभव संदर्भों से कूदकर पर अनुभव संदर्भों में चले जाना नहीं, बल्कि अपने अनुभव के केंद्र से अपने अंतरिक्ष की खोज है जो अपरिमित है। कहना न होगा कि इस उपस्थित संदर्भ में से बृहद सत्य पाने के इस लंबे संघर्ष के बाद हमने अवश्य नारी को एक स्वतंत्र, जिज्ञासु और आत्मविश्वास से पूर्ण स्त्री के रूप में उभरते देखा है। लेकिन समकालीन नारी विमर्श की धुरी को धुर तक जानने के लिए ये जरूरी है कि हम नारी के संघर्षशील इतिहास को जानें। इस संदर्भ में देह के अनादृत द्वार और कथा साहित्य में रोहिणी अग्रवाल कहती हैं कि स्त्रियों को अपना खुद का साहित्य जानना चाहिए, खुद का इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास उनकी बेटियों के भीतर गौरव बोध भर सकता है। भारतीय संदर्भ में, क्योंकि जब हम वेदों से लेकर वर्तमान दौर की नारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय संदर्भों में नारी विमर्श की बात हो रही है। भारतीय संदर्भ में नारी विमर्श का विस्तृत आधार फलक रहा है। यहाँ ये कभी तो कुप्रथाओं और रूढ़ियों से मुक्ति का मार्ग रहा, तो कभी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का सहगामी, कभी ये जागरण और संघर्ष का पर्याय रहा, तो कभी प्रगति और विद्रोह का बिगुल बजाने वाला मंत्र। पुस्तक भारतीय नारी दशा और दिशा शायद हम लोगों में से बहुतों ने पढ़ी होगी। उसमें आशा रानी बोरा कहती हैं कि हमारे यहाँ मुक्ति का अर्थ पश्चिम के अर्थ में पुरुषों की सत्ता से मुक्ति कभी नहीं रहा। जैसा डॉक्टर रमा जी अभी कह रही थी कि पुरुषों से बराबरी का सवाल हमारे समय समाज संदर्भों में नहीं रहा। राज्य व देश की स्वतंत्रता का प्रश्न जब जब सामने आया, पुरुषों की अनुपस्थिति में स्वयं सिर पर जिम्मेदारी ले शत्रुओं को ललकारने में महिलाएं पीछे नहीं हटी। इसीलिए लोहिया विमर्श में ये माना गया कि स्त्री विमर्श में इसकी पूरी गुंजाइश है
कि पुरुष प्रतिभा भी नारीवादी विमर्श में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। और मुझे लगता है उसी भूमिका के तहत आज आदरणीय सर को इस मंच पर यह महत्वपूर्ण भूमिका भी दी गई है। वास्तव में 19वीं सदी के भारतीय समाज में इस आंदोलन की शुरुआत हुई जो पुरुषों के माध्यम से हुई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक गतिविधियों के भीतर पुरुषों की सहयोगी स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि स्त्री की ऐतिहासिक अवस्था का भान हमें वेदों उपनिषदों के माध्यम से होता है, जहां इस संबंध में मनुस्मृति में चर्चा आती है, जिसका जिक्र हुआ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि कहीं ना कहीं चाहे हम कितना ही बहस कर लें, चाहे हम इसके विरोध में कितने ही तर्क जुटा लें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैदिक और औपनिषदिक व्याख्यान इस बात का प्रमाण देते हैं कि उस युग, उस समाज व्यवस्था में नारी को एक सम्माननीय स्थान प्राप्त था। लोपामुद्रा, घोषा, सूर्या, अपाला, देवयानी, शची, कामायनी, इन सब का नाम यहाँ आया। इन सब की आदर्श मंत्र दृष्टा की स्थिति समाज के भीतर मौजूद थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो बहुत सारे लोग आदि आबादी की बात करते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें भी सुमन राजे कहती हैं कि नारी शक्ति की दृष्टि से शक्ति सूक्त आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। ग्रीक और रोम समाजों की भांति ही हमारे भारतीय प्रागैतिहासिक समाज में स्त्री की अनुकूल स्थिति थी। इसीलिए ऋग्वेद का एक मंत्र यहाँ कोट करना चाहूंगी। अहमेव वातैव प्रवाम्यरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवाम पर एना पृथ्वी एतावती महिनाम स बभूव। अर्थात जब मैं सृजन कार्य करती हूँ तो मेरी गति वायु के समान होती है। मैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों से महिमामयी होकर आकाश और पृथ्वी की सीमाओं को भी लांघ चुकी हूँ। ये ऋग्वेद से उठाई हुई सूक्ति है। काव्य मीमांसा में भी राजशेखर कहते हैं कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी कवि हो सकती हैं। ज्ञान का संस्कार आत्मा से संबंध रखता है, उसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं। ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी की बात करें तो पाली भाषा में बौद्ध वचनों का संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षुणियों ने महत्वपूर्ण थेरी गाथाएं लिखी। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृत काव्य धारा और विंटरनित्ज ने इंडियन लिटरेचर भाग 2 में इन थेरी गाथाओं पर बृहद विश्लेषण किया है। अगर नाट्य शास्त्र को देखें तो वहां भी यम यमी संवाद की बात होती है और उस पर काम करते हुए प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ये मानते हैं कि यम यमी संवाद अंश केवल नाट्य शास्त्र की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये नाट्य साहित्य में, भारतीय साहित्य में नारी विमर्श का जबरदस्त सूचक है। प्राकृत काल में वज्रालग और गाथा सप्तशती में नारी की आदर्शवादी स्थिति का भान होता है। हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज तक के काल के बाद, चोल और मुगलों के आगमन के बाद नारी की स्थिति में उत्तरोत्तर अवनति दिखाई देती है, जिसके कारणों को हम सभी जानते हैं। उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगी क्योंकि समय की सीमा है। मध्यकाल में नारी को भोग की वस्तु कहा गया, कहीं महाठगनी कहा गया, लेकिन भारतीय समाज में इन बाहरी आक्रमणों के जहां नारी केवल एक उपहार में देने की वस्तु बन गई, अगर उस समय को हम हटा दें तो निश्चित तौर पर नारी की स्थिति एक बहुत ही गरिमामय रूप में उभरी है। और ये संघर्ष की स्थितियां भी नारी के उत्थान, उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का एक कारण बनकर सामने आई, जिनमें यहां जिक्र करना जरूरी समझती हूँ मीरा का, अतुपुरी मोहल्ला का, रामों का, सहजोबाई का। ये संघर्ष की वो चिंगारियां बनकर चमकी जिन्होंने मध्यकाल के उस दौर में जहां नारी कहीं दमित हो रही थी, कहीं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोग्या बन रही थी, वहां भी संघर्ष के इस रूप को वो कहीं सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़ी और उसने अपना नाम किया, समाज को सकारात्मक चीजें प्रदान की। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो नूरजहां, मुमताज, रजिया सुल्तान का नाम हम नहीं भूल सकते। वीर शैव संप्रदाय की नेत्री महादेवी अख्तर को भुलाया नहीं जा सकता। देववाद को चुनौती देती मीरा को भला कौन भूल सकता है। हालांकि 1650 से लेकर 1800 तक का कालखंड निश्चित तौर पर, चाहे हम उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कह दें, लेकिन नारी के संदर्भ में एक सवालिया निशान लेकर जरूर खड़ा होता है, जहां पर नायिकाओं के माध्यम से, नायिकाओं के चित्रण के माध्यम से
महिला को भोग के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन वर्तमान दौर, वर्तमान समय संदर्भों में पुनः लौटती हूं अपनी बात की ओर, जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यहां खड़े होकर हमें एक बार ये सोचने की जरूरत है कि हमारा इतना विपुल इतिहास, जहां नारियों ने अपना योगदान दिया है वैदिक काल से लेकर वर्तमान दौर तक, और निरंतर अपना योगदान देती चली आ रही हैं। दो मात्राओं वाली नारी निश्चित रूप से, हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे कि समाज पर भारी है, लेकिन समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जरूर हर पल उसकी तैयारी है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैडम खड़ी हो गई है मेरे पीछे और उनका संकेत मुझे मिल गया है, तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। और निश्चित तौर पर महिलाएं अपनी भूमिका निभाने के लिए, सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज में तैयार है। इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और इस अमृत मंथन के दौर में किसी द्वंद्व से वो ग्रसित नहीं, बल्कि पुरुषों के साथ उन्हें सम्मान का, उनकी अस्मत और अस्मिता को बनाए रखकर आगे बढ़ने का मार्ग सुनिश्चित